नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। बीमार पड़ना सबसे बुरा है, लेकिन कभी-कभी डॉक्टर के पास जाना और भी अधिक डराने वाला होता है। एक घबराहट है जो केवल डॉक्टर के पास जाने पर ही होती है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने में सक्षम होना भी काफी सौभाग्य की बात है। कुछ लोग बहुत व्यस्त होते हैं या अस्पताल के बहुत करीब नहीं रहते या इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। शुक्र है ऐसे कई इनोवेटिव मोबाइल ऐप्स हैं जो इसे बदल रहे हैं। वे डॉक्टरों तक की पहुंच को आसान, सस्ता और अधिक भरोसेमंद बना रहे हैं। जानकारी और एक दूसरी राय लेने के लिए बस एक ऐप जितनी दूरी होने से ये हेल्थ केयर और डायग्नोसिस के बारे में सामान्य जागरूकता में सुधार कर सकता है। इस एपिसोड में हम ये पता लगाएंगे कि कैसे इंटरनेट हेल्थ केयर और इसके आसपास की जानकारी का लोकतंत्रीकरण कर रहा है, जिससे ये नेक्स्ट हाफ बिलियन लोगों के लिए और एक्सेसिबल हो गया है। द नेक्स्ट हाफ बिलियन या NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। नेक्स्ट हाफ बिलियन भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए नेक्स्ट शब्द को यूज किया गया है। हम उन्हें उन 500 मिलियन फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स के समूह के रूप में बताते हैं जो 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। डेमोग्राफिक नजरिए से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से है। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर वर्कर, घरेलू वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड आदि भी है। वे टेक के साथ अधिक से अधिक कंफर्ट का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत के हसल और एम्बिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ निवेदिता, एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और लेखिका। और मैं हूँ उत्सव, निवेदिता की ही तरह एक एक्स इंजीनियर, साथ में मार्केट रिसर्चर, यात्री और पॉडकास्टर भी। आप स्मार्टफोन नेशन में सुन रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन्स ने हेल्थ केयर तक की पहुंच को पहले से अधिक सस्ता और आसान बना दिया है। मुझे ये मानना होगा कि मैं जितना हो सके अस्पताल और डॉक्टरों से बचने की कोशिश करती हूँ। मैं कहूँगा कि मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन मैं इससे घबराता नहीं हूँ। मुझे बस ये नहीं लगता कि कुछ चीजों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हाँ, मुझे अभी हाल ही में फ्लू हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन ये मुझे हिंदी व्यंग्यकार हरिशंकर भट्ट की एक महान कहानी की याद दिलाता है, जिसे बीमार का इलाज के नाम से जाना जाता है। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे अब इसे सुनकर अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो? बिल्कुल। ये विनोद की कहानी है, जो इलाहाबाद का रहने वाला है और छुट्टियों पर आगरा में अपने दोस्त से मिलने गया है। उसे बुखार हो जाता है और इसके बाद बहुत सी चिकित्सीय राय और दृष्टिकोण सामने आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसे डॉक्टर जैसे सुझाव देता है, एलोपैथिक से आयुर्वेदिक तक सब कुछ। एक पंडित जो चिकित्सा संबंधी मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि एक झाड़ फूंक वाले बाबा भी हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं। विनोद अपने पास उपलब्ध अलग अलग तरह के उपचारों और विकल्पों से बिल्कुल उलझ जाता है और पूरी तरह से खो गया है। आखिरकार वो बिस्तर से उठता है, बाहर टहलने जाता है और हल्का खाना खाता है और कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक महसूस करता है। देखो, यही कारण है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बस तब तक इंतजार करें जब तक कुछ भयानक न हो जाए और कोई आपको अस्पताल में भर्ती करा दे। और इंटरनेट से बिल्कुल मदद नहीं मिलती है। हर कोई सोचता है कि वो अब एक डॉक्टर है और चिकित्सा सलाह देने लग जाते हैं। आपके जिम ट्रेनर से लेकर पड़ोसी तक, एक फ्लू से लेकर दिल की सर्जरी तक, हर चीज के एक्सपर्ट हैं। तो क्या तुम्हें अपने फ्लू के बारे में अपने जिम ट्रेनर से सलाह लेनी पड़ी? मैं वास्तव में अपनी माँ से सलाह लेती हूँ। अगर मैं जिम जाती तो शायद मैं इस तरह बीमार नहीं पड़ती, लेकिन साथ ही मुझे पहले भी फ्लू हो चुका है। मुझे पता है कि इसके बारे में क्या करना है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की सच में कोई जरूरत नहीं है क्या? लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो और तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाए तो तुम क्या करोगी? ठीक है, मुझे लगता है कि फिर मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा।
जैसे कि डॉक्टर के पास जाना, या ऑनलाइन सलाह ले क्योंकि ये तेज और सुविधाजनक है। ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करें? तो एक्चुअली में पहले तो हम इंदौर में काफी परेशान हुए इस चीज को लेकर, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि लीवर इनका डैमेज हो चुका है। और जो डॉक्टर्स थे वो ग्राउंड मतलब उनके लेवल पर वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, जॉइंटिस वगैरह बताकर, और उनके हिसाब से छोटे डॉक्टर थे, मतलब उनको ज्यादा अनुभव नहीं रहा होगा। ये जब पूरी तरह से डैमेज हो गया लीवर, तो उन्होंने बताया कि आप किसी लीवर के डॉक्टर को इनको दिखाइए। तब तक काफी देर हो चुकी। ये जीत पटेल की आवाज थी। वे इंदौर के रहने वाले हैं और जब उनके जीजा दीपक को लगातार लीवर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तब उन्होंने खुद को मुश्किल में पाया। ये स्क्रिप्ट कई भारतीयों के लिए नई नहीं है। एक गंभीर मुद्दे पर सही चिकित्सक ध्यान नहीं मिलता है और जब स्थिति बिगड़ जाती है तभी सही इलाज सामने आता है, और वो भी तब तक नहीं होगा जब तक कोई विशेषज्ञ डॉक्टरों को खोजने के लिए किसी मेट्रो शहर न जाए। और अगर कोई अस्पताल पहुंच भी जाए तो वहां इधर से उधर जाना सबसे आसान काम नहीं है। क्या हम सभी को मुन्ना भाई MBBS का वो प्रतिष्ठित दृश्य याद नहीं है, जहां आत्महत्या का प्रयास करने वाला एक मरीज अपने इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि उसकी मां कतार में खड़ी होकर फॉर्म भर रही है। उस दृश्य में मुन्ना भाई की निराशा दिल को छू जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हम सभी ही चिकित्सा व्यवस्था से निराश नहीं हुए हैं? बिल्कुल। और हमें गलत मत समझो, भारत में दुनिया की कुछ सबसे उन्नत और किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां हैं। चुनौतियां तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं जिनसे हम निपट नहीं सकते। इसे मुझसे न सुने, इसे पूर्व उद्यमी से निवेशक बने आदित्य मिश्रा से सुने, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कंपनियों में निवेश किया है। मुझे लगता है कि यदि पिछले दशक में स्वास्थ्य सेवा में इनोवेशन को देखें तो इसमें से बहुत कुछ सिस्टम के बाहर किया गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने की कोशिश की, जिससे मरीजों के परिणामों के सुधार में उनकी विजन सीमित हो गई। वो सभी स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों की हॉली ग्रेल होनी चाहिए, और हमने पिछले कुछ वर्षों में उन कंपनियों में एक बड़ा बदलाव देखा है जो असल में मरीजों की जरूरतों को शुरू से अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रही हैं और असल में मरीजों के परिणामों पर उस पूरे नजरिए को बनाए रखें। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पिछले दशक में सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन मुझे इसमें बदलाव के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप अब कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और सिस्टम के भीतर प्रमुख स्टेक होल्डर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत उम्मीदें हैं। आखिरकार ये वही स्वास्थ्य प्रणाली है जिसने जीवन उम्मीद को कुछ दशक पहले 32 साल से बढ़ाकर आज 65 से अधिक करने में मदद की है। इसने पोलियो को भी खत्म कर दिया है, लेकिन यह हमेशा इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, खासकर जब गंभीर बीमारियां शामिल हो। हाँ, वास्तव में एपिडेमियोलॉजिकल मामलों में भारत एक बड़े परिवर्तन के शिखर पर है। जैसे जैसे भारत समृद्ध होता जा रहा है, बीमारी का बोझ संचारी से गैर संचारी रोग की ओर बढ़ता जा रहा है। नहीं, आज भारतीयों का हत्यारा ट्यूबरक्यूलोसिस या डायरिया नहीं रह गया है। ये हृदय संबंधी बीमारियां हैं जिनमें कैंसर अपने चरम पर है। ओह, इसका मतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए को भी विकसित करने की जरूरत है। हमें गैर संचारी रोगों के लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। बिल्कुल। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि आज भी मृत्यु दर के 5 सबसे बड़े कारणों में से 3 संक्रामक बीमारियां हैं। इसलिए हमें दोनों प्रकार की उपलब्धता, सूचना एक्सेस और रोगी देखभाल की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि इसके लिए एक जटिल चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। उदाहरण के लिए जीत की यात्रा को ही लीजिए। एक तो आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो वो सिलेक्शन आपका कैसे होना चाहिए, पहले सबसे बड़ी बात तो वो होती है। अब यदि मैं अकेला होता तो सिलेक्शन हो सकता था कि मैं गलत कर लेता, कहीं गलत जगह करवा लेता हूँ, वहाँ काफी पैसा लगा लेता और फिर भी पेशेंट के ऊपर बनी रहती, जान पर बनी रहती, तो बड़ा दुख, मतलब बहुत होता है ऐसा, कई रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि आपने हॉस्पिटल गलत चूज नहीं किया। आपने हॉस्पिटल गलत चूज नहीं किया तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अगर ये अच्छा हॉस्पिटल ले लेते तो शायद हो सकता है इनका लीवर ट्रांसप्लांट ही इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। एक परिवार के लिए सही डॉक्टर और सही अस्पताल ढूंढना सबसे कठिन कामों में से एक है। कॉम्प्लेक्स चिकित्सा स्थितियों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए ये यात्रा का शुरुआती दौर है।
जीत के लिए इसमें दीपक का लीवर ट्रांसप्लांट करवाना शामिल था। यहीं पर हेक्सा हेल्थ जैसी कंपनियां मैदान में आती है। हेक्सा हेल्थ एक हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य सीमलेस सर्जरी अनुभव दिलाना है। उन्होंने ये भी पहचान लिया है कि सही डॉक्टर और सही अस्पताल ढूंढना ही वह काम है जहां से शुरुआत करनी होती है। जीत का अनुभव सुनिए। मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया कि लीवर ट्रांसप्लांट इन इंडिया, बेस्ट इन इंडिया, इस टाइप से सर्च किया तो मुझे हेक्सा हेल्थ जो है उस पर मैंने जो सबमिट किया फॉर्म वगैरह जो उस पर आया था, फिल किया सारी चीजें, वहां से फिर मुझे कॉल आया 2-4 बार। डॉक्टर रुद्रानी धुले जी ने मुझे कॉल किया और कॉल करके और मुझे 2-3 डॉक्टर जो सजेस्ट किए उन्होंने, ये बढ़िया डॉक्टर हैं और एक्सपीरियंस्ड है, बड़े डॉक्टर हैं। आप मतलब वहां से अच्छा है कि आप दिल्ली एनसीआर में या यहाँ पर करेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, उनका ऐसा कहना था। अच्छा। और उन्होंने काफी हेल्प भी की थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली भी गया। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आपको सही डॉक्टर मिल गया है। मैं इसे अपने पर्सनल अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पर्सनल अनुभव के बारे में बता रहा था, हाल ही में मेरे परिवार के एक सदस्य को कैंसर होने का पता चला था। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं मेट्रो में रहता हूं और हमारे नेटवर्क के माध्यम से तुरंत सही डॉक्टर ढूंढ सका। लेकिन आप एक नए डॉक्टर और अस्पताल पर कैसे भरोसा करेंगे अगर आपने कभी शहर में कदम भी नहीं रखा है? हेक्सा हेल्थ प्रक्रिया में प्रमुख चरणों में से एक नए रोगियों को उन लोगों से जोड़ना है जो पहले ही सर्जरी से गुजर चुके हैं। यहाँ है जीत। और वहां पर उन्होंने मुझे उन लोगों से मिला है जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि यार हाँ किया इन्होंने। फिर उन्होंने कुछ पेशेंट के नंबर भी दिए कि आप इनसे बात कर लीजिए, रेसिपिएंट के नंबर दिए कि इनसे बात कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैंने काफी सारी बातें की उनसे और बहुत सारा जो कोऑर्डिनेशन था वो मैम ने करवाया। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहा हेक्सा हेल्थ की तरफ से, मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ मिला के बहुत सरल, मतलब इतना बड़ा ट्रांसप्लांट मेरे हिसाब से अगर हेक्सा हेल्थ नहीं होता तो मैं काफी परेशान होता, क्योंकि डॉक्टर से मिलना, क्या बात करना, क्या नहीं करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब एक ब्रिज वाला काम किया है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज वाला काम किया है कि आप आसानी से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान होता यदि वाकई में हेक्सा हेल्थ नहीं होता हमारे साथ। तो बहुत सरल और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और दूसरी बात, फिर मैं जब डॉक्टर से मिला तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे, उसमें भी मैम ने मेरी काफी हेल्प की है। हेक्सा हेल्थ के सह संस्थापक और सीईओ अंकुर गिग्रास के पास एक बच्चे के रूप में अपने चाचा की फार्मेसी की दुकान पर बैठने की बहुत सी यादें हैं। मथुरा के एक संयुक्त परिवार से आने के कारण फार्मेसी की दुकान के अनुभव ने उनके सामने स्वास्थ्य सेवा के महत्व को सच में स्पष्ट कर दिया। उन्हें याद है कि हर दिवाली पर उनके चाचा को दुकान खोलनी पड़ती थी ताकि जले हुए लोगों को दवा मिल सके। जीत की तरह उनके पास भी अपने पिता की बाईपास सर्जरी के लिए सही डॉक्टर ढूंढने में संघर्ष का एक पर्सनल अनुभव था और उन्हें एहसास हुआ कि समस्या कितनी व्यापक है। अब समस्या विशेष रूप से टियर 3 और 4 में बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप किसी भी बदलाव के संपर्क में नहीं आए हैं, आप किसी भी अस्पताल, डॉक्टरों, बीमारियों के संपर्क में नहीं आए हैं, इसलिए आपकी जानकारी बहुत सीमित है और परिणाम स्वरूप हम ये भी देखते हैं कि हमें मिलने वाले लगभग 70 से 80% ऑर्गेनिक प्रश्न टियर 2 और 3 से होते हैं। इसलिए वहाँ लोग केवल लिवर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इंडेक्स या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे अच्छा सर्जन कौन है इसके बारे में पूछते हैं। आपको इलाज की जरूरत है और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि इलाज कराने के लिए सही जगह कौन सी है, तो बस आपको लिवर ट्रांसप्लांट का उदाहरण देने के लिए भले ही वो व्यक्ति दिल्ली में स्थित हो, ऐसी कोई अस्पताल वेबसाइट नहीं है जो सूची दिखाती हो कि ये दिल्ली भर में 5 लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। तो आप असल में निर्णय कैसे लेंगे? आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे कि ये डॉक्टर है? उदाहरण के लिए
यदि आपको कैंसर सर्जरी या हर्निया सर्जरी की जरूरत है, जो बहुत सरल है, बहुत आम है, तो ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जो रोबोटिक हर्निया सर्जरी करते हैं। लेकिन जब तक आपके पास उस जानकारी तक पहुंच नहीं होगी, आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। रोबोटिक हर्निया सर्जरी, बिल्कुल सहमत हूँ। इन बातों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए सर्जरी की जरूरत को समझने से लेकर सर्जरी के बाद की देखभाल तक जाना एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। यहाँ बताया गया है कि अंकुर इसे कैसे हल कर रहे हैं। When a liver transplant patient जब लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज को पता चलता है कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो वे डिजिटल रूप से भी देखते हैं। वे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्जन या लिवर ट्रांसप्लांट के खर्च या लिवर ट्रांसप्लांट कहाँ होता है, इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब वे ये प्रश्न टाइप करते हैं, तो कई बार वे गूगल विज्ञापन या SEO लिंक के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। और एक बार जब वे हम तक पहुंच जाते हैं, तो वो या तो एक फॉर्म भर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या एक व्हाट्सएप प्रश्न भेज सकते हैं और हमारा एक पेशेंट केयर अधिकारी उनसे संपर्क करेगा। और टर्शरी या क्वाटरनरी रोगों के लिए जो लोग उनसे बात करेंगे, वे BMS या VHMS डॉक्टर हैं जो खुद इस प्रक्रिया को समझते हैं। और फिर उन्हें सर्जनों द्वारा ट्रेन भी किया जाता है ताकि वे जान सकें कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि वे मरीज के साथ समस्या पर चर्चा करना शुरू कर सके। वे बुनियादी तौर पर समझेंगे कि समस्या क्या है, उनके पास क्या विकल्प हैं, वे मरीज से सही रिपोर्ट लेंगे आदि। और फिर उनकी जरूरतों के आधार पर वे डॉक्टरों और अस्पतालों के आसपास के विकल्प देंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई मरीज गुवाहाटी में है और कोलकाता में सर्जरी कराना चाहता है, अब कोलकाता में बहुत अधिक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है, तो आप मरीज को दिल्ली के कुछ डॉक्टर के बारे में बताएंगे जो वास्तव में सर्जरी करने के लिए कोलकाता जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप मूल रूप से रोगी के लिए कंसल्टेशन रखवाएंगे। एक बार कंसल्ट करने और आपके पास रिपोर्ट आ जाने के बाद, यदि उन्हें डेड लिवर की आवश्यकता है, तो आप लिवर ट्रांसप्लांट दाता के लिए रजिस्ट्री भरने पर उन्हें सलाह देना शुरू कर देंगे। या यदि उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य ट्रांसप्लांट कराने को इच्छुक है, तो मूल रूप से आप कहेंगे, ठीक है, ये जांच है जिन्हें करने की आवश्यकता है आदि। फिर आपको मूल रूप से उनके बीमा का पता लगाना होगा, क्योंकि वो फिर एक मुख्य भाग है, क्योंकि इन चीजों का खर्च साफ साफ एक बम है। इसलिए एक बार जब आप बीमा भाग का पता लगा लेंगे, तो आप उन्हें उस यात्रा पर ले जाएंगे। आप मूल रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि सर्जरी से पहले उनके पास सही सावधानियां हैं। सर्जरी के दिन प्रवेश प्रक्रिया आसान होती है। अब बीच में, उदाहरण के लिए, यदि बीमा उनकी सर्जरी के खर्च का केवल एक हिस्सा कवर करता है, तो शेष हिस्से के लिए वे EMI या वित्तीय सहायता मांगते हैं। तो हम अपने कुछ भागीदारों के माध्यम से इसकी व्यवस्था करते हैं जो स्वास्थ्य देखभाल वित्तों में विशेषज्ञ हैं। ठीक, और एक बार ऐसा हो जाने के बाद सर्जरी का हिस्सा आमतौर पर अस्पताल में होता है, क्योंकि वे लोग ही सबसे अच्छा काम करते हैं, हम नहीं। लेकिन एक बार सर्जरी हो जाने के बाद हम फिर से मरीज के संपर्क में आते हैं। हम उनसे ऑपरेशन के बाद की देखभाल के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो हमारा डॉक्टर ये सुनिश्चित करने के लिए रोगी के संपर्क में रहेगा कि यदि रोगी के पास कोई भी छोटा प्रश्न है, तो हम उसका उत्तर दे सकें। मुझे लगता है कि जब तक आप इससे नहीं गुजरते, आपको ये एहसास नहीं होता कि जीवन बचाने वाली सर्जरी की प्रक्रिया कितनी कठिन और लंबी है। लेकिन उन बड़ी बीमारियों के बारे में क्या कहें जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं। वे नियमित रूप से रोज की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहीं पर माय उपचार आता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा देने वाले के रूप में भी शुरुआत नहीं की। उन्होंने सबसे पहले YouTube के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने सूचना और जागरूकता वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने ग्राहकों के लिए और अधिक देना होगा। उनसे जुड़ने के लिए उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने खुद ही उनसे संपर्क किया।
माई उपचार को इन डॉक्टरों को एक छोटे से शुल्क के लिए मरीजों का इलाज करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने से पहले उन्हें वेरीफाई करना था। माई उपचार के संस्थापक और सीईओ रजत गर्ग ने कोविड के बाद एक बुनियादी बदलाव देखा। भारत में अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं क्यूरेटिव बनाम प्रिवेंटिव रही हैं, और कोविड के बाद एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि लोगों ने केवल क्यूरेटिव की बजाय प्रिवेंटिव स्वास्थ्य देखभाल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि अधिक लोग व्यायाम कर रहे हैं, अधिक लोग पोषण की खुराक खा रहे हैं, अधिक लोग पीसीओडी और मधुमेह की बेहतर देखभाल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दो चीजें जो साथ साथ में हो रही हैं वे बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी। एक, वे उपकरण आ रहे हैं जो परीक्षण कर सकते हैं। आप जानते हैं, जो आपके मधुमेह ईसीजी की निगरानी कर सकते हैं और दूर बैठे डॉक्टर को एक ऐप के माध्यम से वो सारी जानकारी दे सकते हैं। और दूसरी चीज जो बहुत तेजी से हो रही है वो है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। इन डिजिटल स्वास्थ्य कंपनियों के माध्यम से रोगी का उपचार जो समझने की कोशिश कर रही हैं, एक समूह बना रहे हैं, रोगी को अधिक जानकारी दे रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल में कैसे सुधार कर सकते हैं। ये समझ में आता है, लेकिन ये अधिक बुनियादी मुद्दों का समाधान कैसे कर रहा है, जैसे कि सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच? मैं रजत को ये समझाने दूंगी। इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा भारत में पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान पर रहा है। जब हम पहुंच की बात करते हैं तो हमारा मतलब देसी भाषाओं में सही जानकारी तक पहुंच, सही डॉक्टर तक पहुंच, ताकि उन्हें सही सलाह मिल सके, सही दवा तक पहुंच हो सके। तो हमने यही किया है। इसलिए हमने लॉन्च के पहले 2 वर्षों में मूल रूप से केवल कंटेंट पर ध्यान दिया, और हम अब भी ऐसा ही करते हैं। हम 6 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं। ऐसा करने के लिए टॉप अस्पतालों और डॉक्टर का हिस्सा है। इसमें से हमें अंदाजन, आप जानते हैं, हमारी वेबसाइट पर हर महीने लगभग 25 मिलियन लोग आते हैं। अन्य 100 मिलियन लोग हर महीने यूट्यूब, इंस्टा, शेयर चैट वगैरह पर हमारा वीडियो कंटेंट देखते हैं। मेरा मानना है कि हम भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा स्थल हैं। ओह, मैं अब समझा। हेक्सा हेल्थ और माई उपचार दोनों अलग अलग तरीकों से सूचना असिमेट्री का समाधान कर रहे हैं। हेक्सा हेल्थ मुश्किल सर्जरी के लिए 1-on-1 विशेषज्ञ सलाह के माध्यम से, और माई उपचार अपने शुरुआती पॉइंट के रूप में भारतीय भाषाओं में कंटेंट के माध्यम से। मैं सच में उम्मीद कर रहा हूं कि चैट जीपीटी यहां नहीं आए। अपनी सारी शक्ति के बावजूद यह अक्सर तथ्यों को गलत बताने के लिए जाना जाता है। और चैट जीपीटी एक आधुनिक विनोद बना सकता है जो बीमार का इलाज का स्टार है। उसे हर तरह की भटकाने वाली जानकारी मिल सकती है। लेकिन इन प्लेटफॉर्मों के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य देखभाल के बारे में विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच अब संभव है। माई उपचार ने विश्वसनीयता के लिए एक सरल नजरिया अपनाया। इसीलिए हमने उन डॉक्टरों को ढूंढने में अधिक समय बिताया जो हमारे कंसर्न्स के लिए कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि वहां विचार प्रक्रिया यह थी कि अगर हम कार्डियोलॉजी से संबंधित विषयों और कैंसर से संबंधित विषयों के बारे में बात करने के लिए कार्डियो के टॉप डॉक्टरों और ऑन्कोलॉजी के टॉप डॉक्टरों को ढूंढ सकते हैं, तब लोग हमारे कंटेंट की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएंगे। इसलिए हमने ऐसा करने में बहुत समय बिताया। सौभाग्य से सलाह संबंधी डॉक्टरों के मामले में हमें थोड़ा बहुत सौभाग्य मिला, क्योंकि हमें जो रास्ता और ट्रैफिक मिल रहा था उसमें से बहुत से लोग डॉक्टर या मेडिकल बैकग्राउंड के भी थे। इसीलिए जब हमने अपनी वेबसाइट पर एक विकल्प डाला तो इन डॉक्टर्स ने ऐप डाउनलोड किया और वे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते थे। माई उपचार इसे किफायती भी बना रहा है। 80% यूजर्स प्रति माह 25,000 रुपए से कम कमाते हैं, और इसमें बहुत से ब्लू कॉलर कर्मचारी भी शामिल हैं। उनके 60% से अधिक यूजर्स टियर 3 और टियर 4 शहरों से आते हैं। ये वे लोग हैं जो आमतौर पर नेक्स्ट $500 मिलियन का एक हिस्सा बनाते हैं।
यहाँ रजत सेवाओं के खर्च और सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर लगभग 5,000 डॉक्टर हैं, जो कि लगभग सभी विशिष्टताओं से हैं। इसीलिए लोग प्रति सलाह के लिए 100 रुपए या इसके आसपास जैसी छोटी राशि का भुगतान कर सकते हैं और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या यदि वे वर्ष भर या ऐसा ही कुछ सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे पैकेज खरीद सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं, हमने अपोलो फार्मेसी और बेधनी और डाबर, इनके कई डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी एलोपैथी और एलोपैथी अहिमेलर रेंज में सीधे तौर पर कई फार्मा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। तो उन सभी औषधियों की पूर्ति इस प्रकार की जा सकती है। इसके अलावा अब हमारे पास अपने खुद के फॉर्मुलेशन हैं, जिन्हें हमने पिछले साल जून में आयुर्वेद और न्यूट्रोस्ट्रैटिकल रेंज में लॉन्च किया है। हम उस फुटप्रिंट का विस्तार भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने महसूस किया है कि जिस तरह से दवाएं निर्धारित की जाती हैं और आयुर्वेद में एक व्यक्ति को दवाओं की कितनी मात्रा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ चुनौतियां हैं। आमतौर पर उन्हें 4, 5, 6 दवाएं खाने के लिए दी जाती हैं। ये उनके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम एंड टू एंड अनुभव को नियंत्रित कर सकें। हमने उन चीजों को भी लॉन्च किया है। भारतीय भाषाओं में विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी देकर और गैर मेट्रो शहरों में मरीजों को शीर्ष डॉक्टरों के साथ जोड़कर माई उपचार पूरे भारत में वंचित वर्गों को क्वालिटी चिकित्सा सलाह तक समय पर और सस्ती पहुंच प्राप्त करने में मदद कर रहा है। यहां आदित्य मिश्रा फिर से माई उपचार के बारे में बात कर रहे हैं और उनमें निवेश करना क्यों उचित है। आप जानते हैं कि हमने 2016 में क्या पाया था, या संस्थापकों ने क्या पहचाना था कि भारतीय भाषाओं में विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य कंटेंट की स्पष्ट कमी थी। मेरा मतलब है कि ऐसी समाचार वेबसाइटें थी जो स्वास्थ्य टिप्स प्रकाशित करती थीं, और यह स्वास्थ्य पर जानकारी का एकमात्र स्रोत था जो स्पष्ट रूप से टारगेट उपभोक्ता के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए इन लोगों ने विश्वास पैदा करने वाले कंटेंट का पता लगाया। और आपको बता दें कि ये टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों, यहाँ तक कि उन गांवों के उपभोक्ता हैं जिनके बारे में आपको पता है कि उनके आसपास के क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय विकल्प नहीं थे। तो इनमें से कुछ के लिए मुझे याद है कि हमारे निवेश के समय उन्हें लखनऊ के बाहरी इलाके से बहुत अधिक ट्रैफिक मिलता था। तो ये लखनऊ के 100 किलोमीटर के भीतर छोटे शहर, गांव थे, और उनमें से कुछ यूजर इंटरव्यूज से पता चला कि अगर लोगों को डॉक्टर के पास जाना होता है तो उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है, और इनमें से उनके लिए सही डॉक्टर की पहचान करना बहुत कठिन था। तो थीसिस का मुख्य प्रकार अफोर्ड कर पाना था, जो स्पष्ट रूप से इस टारगेट सेगमेंट के लिए एक चुनौती है, और इसलिए आपको ग्राहक एक्विजिशन खर्च को अनुकूल करने की आवश्यकता है। आप इस सेगमेंट को पूरा करने और असल में फ्रूगल इनोवेशन दिखाने में सक्षम होने के लिए मार्केटिंग पर भारी खर्च नहीं कर सकते, और यही इन लोगों ने किया है। आज भी इन लोगों को इससे अधिक मिलता है। माई उपचार की वेबसाइट पर 20 मिलियन से ज्यादा फ्री सेशंस हैं, इसलिए वे मार्केटिंग में बिल्कुल $0 का भुगतान करते हैं। YouTube पर उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। उनके वीडियोस पर लगभग 15 मिलियन YouTube व्यूज हैं। ये सब भारतीय भाषाओं में है। तो ये था कि आप छोटे शहरों और कस्बों में इन यूजर्स के लिए प्राथमिक देखभाल परत कैसे बनाते हैं जिनके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि ये मूल थीसिस की तरह था। और एक बार आप जानते हैं कि निवेश थीसिस का दूसरा भाग ये था कि इनमें से बहुत से यूजर सेवाओं या सलाह के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। वे दवाओं या उत्पादों के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि माई उपचार बहुत सक्रिय रूप से इन उत्पादों की क्यूरेटिंग और निर्माण कर रहा है, विशेषज्ञों और डॉक्टरों के साथ काम कर रहा है और इस सेगमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हेक्सा हेल्थ ने सर्जिकल देखभाल को पर्सनलाइज करने के लिए रोगी प्रथम विश्वास आधारित नजरिया अपनाया है। वे सर्जरी की जरूरतों का आकलन करते हैं और ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी प्रदान करते हैं। यहाँ हेक्सा हेल्थ के बारे में आदित्य का क्या कहना है? जब भी हम में से किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। ये एक अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक अनुभव है। किसी अस्पताल में जाने और किसी डॉक्टर से सलाह लेने का विचार ही एक सुखद अनुभव नहीं है। और उन चिकित्सीय मुश्किलों को छोड़ दें जिनसे कोई पीड़ित है, और इसीलिए हेक्सा रोगी के उस अनुभव को आसान बनाना चाहता है।
और एक तरह से वन स्टॉप समाधान बनाना चाहता है, मरीज की अस्पताल में भर्ती होने की जरूरतों को पूरा करने और असल में अस्पतालों और उपभोक्ताओं के बीच और निर्णय लेने को आसान बनाना। हेक्सा हेल्थ और माई उपचार दोनों भारत में हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वे दोनों मौजूद हैं क्योंकि स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।